9 अगस्त 1999 रशिया के प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन एक नया एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते हैं पूरे रशिया में, जिसके बारे में रशिया के लोगों ने कभी सुना ही नहीं था। लेकिन आज वही इंसान दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसानों में से एक है, जिसका नाम है व्लादिमीर पुतिन, जो पूरे रशिया में पिछले 26 साल से राज कर रहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये इलॉन मस्क से ज्यादा अमीर हैं। लेकिन दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन न ही तो प्रिंस हैं और न ही किसी अमीर परिवार से आते हैं, तो फिर कैसे ये छोटा पुतिन इतने बड़े देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इतना ज्यादा पावरफुल इंसान बन जाता है। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत यूनियन के लेनिनग्राड शहर में हुआ था, जिसे आज के टाइम पर सेंट पीटर्सबर्ग कहा जाता है। और वो बहुत ही नॉर्मल फैमिली से आते थे। उनकी माँ एक फैक्ट्री वर्कर थी और उनके पिता सोवियत यूनियन में एक नेवी का काम करते थे। उस समय पुतिन पढ़ने में बहुत ही नॉर्मल बच्चे थे, लेकिन बाद में उन्होंने लॉ में डिग्री हासिल की और 1975 में जो रूस की खुफिया एजेंसी थी KGB, उसको ज्वाइन करते हैं और एक सीक्रेट ऑफिसर बनते हैं। फिर उनको अलग अलग कंट्री में भेजा जाता है देश की सेवा करने के लिए, और वो वहाँ पर बहुत ही अच्छा काम करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है 1989 में, जब जर्मनी रशिया के खिलाफ जाने लगता है। अब देखो होता क्या है, 1945 में जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार जाता है और उस पर 4 देश कब्जा कर लेते हैं अपने अपने हिसाब से। और वो कौन कौन से देश होते हैं? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत यूनियन, जिसे आज के टाइम पर रशिया भी कहा जाता है। आगे चलकर ये 3 देश दोस्त बन जाते हैं और सोवियत यूनियन के खिलाफ कोल्ड वॉर की शुरुआत कर देते हैं। अब देखो होता है क्या, अमेरिका वेस्ट जर्मनी में बहुत सारा पैसा पंप करता है, जिसकी वजह से वेस्ट जर्मनी बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाता है। अब क्योंकि ईस्ट जर्मनी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, तो यहाँ के लोग वेस्ट जर्मनी में जाने लगते हैं, जिससे सोवियत यूनियन का धीरे धीरे कंट्रोल ईस्ट जर्मनी से छूटने लगता है। तो सोवियत यूनियन करता क्या है, 1961 में जर्मनी के बीच में ही 13 फीट की एक ऊंची दीवार बनवा देता है, जिसे आज के टाइम पर लोग बर्लिन वॉल के नाम से जानते हैं। अगर कोई उस टाइम पर दीवार को पार करने की कोशिश करता था तो उसको तुरंत गोली से शूट कर दिया जाता था, या फिर उसी दीवार पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर दिया जाता था, जिससे तुरंत उस आदमी की मौत हो जाती थी। इन्हीं सब चीजों की वजह से जर्मनी के लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और 28 साल के बाद 1989 में जर्मनी के लोग बर्लिन की दीवार को तोड़ देते हैं। अब क्योंकि वहीं पर व्लादिमीर पुतिन अंडरकवर एजेंट थे, तो उनके आंखों के सामने बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया जाता है और वो देखते रह जाते हैं कि जिस जर्मनी के आधे हिस्से पर सोवियत यूनियन का कंट्रोल था, वो अब खो चुके थे। और ये सब हुआ किसकी वजह से था? मिखाइल गोर्बाचेव की वजह से, जो उस समय USSR के प्रेसिडेंट थे। वो ना ही बर्लिन की दीवार को बचा सके और ना ही USSR को। 1991 में USSR 15 देशों में टूट जाता है, जिसमें यूक्रेन भी होता है, और जो बड़ा हिस्सा बचा हुआ रहता है उसका नाम रशिया रखा जाता है। इन्हीं सब चीजों की वजह से मिखाइल गोर्बाचेव को रिजाइन करना पड़ता है। फिर उनकी जगह पर आते हैं बोरिस येल्सिन। लेकिन 1991 से लेकर 1999 तक रशिया के लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल समय था, क्योंकि बोरिस येल्सिन रशिया के सबसे खराब प्रेसिडेंट माने जाते हैं। वो जहाँ तहाँ पब्लिक में दारू पीने लगते थे और कहीं भी नचनिया लोगों के साथ नाचने लगते थे, और इन्हीं सब चीजों की वजह से रशिया की इकोनॉमी पूरी तरह से डूबने लगती है। और एक समय ऐसा आता है जब रशिया के लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट के चेयर से रिजाइन नहीं करते हैं तो उनका असैसिनेशन भी किया जा सकता है। अब देखो होता है क्या, इसी बीच व्लादिमीर पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग के डिप्टी मेयर बन जाते हैं और यहीं से एंट्री होती है व्लादिमीर पुतिन की। जैसे ही वो वहाँ के डिप्टी मेयर बनते हैं, वो वहाँ के सारे करप्शन को खत्म करने लगते हैं, और यही सब चीज वहाँ के लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और बहुत ही कम टाइम में पुतिन बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाते हैं। और इसी बीच पुतिन की मुलाकात होती है बोरिस येल्सिन से। अब क्योंकि पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में इतना अच्छा काम किया था, तो बोरिस येल्सिन उनका काम देखकर अपना एडवाइजर बना लेते हैं, और धीरे धीरे बोरिस येल्सिन पुतिन के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगते हैं और अपना बड़ा बड़ा काम पुतिन को देने लगते हैं। और पुतिन बड़े ही बखूबी से बोल्ड डिसीजन लेते हुए वो काम करते थे, जिसकी वजह से वो रशिया में और ज्यादा फेमस हो गए। अब क्योंकि बोरिस येल्सिन जहाँ तहाँ नाचने लगते थे, शराब पीने लगते थे, और उनके बेकार डिसीजन की वजह से रशिया की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह होने लगती है। तो बोरिस येल्सिन करते क्या है, 1999 में पुतिन को रशिया का प्रधानमंत्री बना देते हैं। अब देखो दोस्तों, रशिया में प्रधानमंत्री के पास ज्यादा पावर नहीं रहता, वहाँ का सारा पावर प्रेसिडेंट के पास रहता है। अब उसी टाइम पर रशिया में क्या होता है, चेचन्या भी रशिया से अलग होना चाहता था,
तो चेचन्या के अंदर जो मिलिटेंट्स थे वो मॉस्को के अंदर बहुत सारा बम ब्लास्ट करवाते हैं, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। और जब पुतिन उन मिलिटेंट्स के ऊपर बोल्ड डिसीजन लेना चालू करते हैं और उन मिलिटेंट्स को हरा देते हैं, तो वो रशिया में एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर बन जाते हैं। और आगे आने वाले चुनाव में पुतिन प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट बन जाते हैं और रशिया का पूरा पावर पुतिन के हाथ में आ जाता है। और जब पुतिन के पास पहली बार पावर हाथ में आ जाता है तो पुतिन पहले टेन्योर में रशिया के अंदर बहुत ही अच्छा काम करते हैं, जिसकी वजह से जो रशिया की इकोनॉमी पहले गिर रही थी वो अब 93% से बढ़ रहा था। और जो इन्फ्लेशन वहां पर 36% था वो अब घटकर 6% पर आ गया था। इन्हीं सब चीजों की वजह से रशिया के लोगों को एक बार फिर से पुतिन ने उनके एक ग्रेट लीडर की याद दिला रहा था। इन्हीं सब के चलते 2004 में पुतिन को 71% वोट मिलता है, जिसे वो एक बार फिर से प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन तभी पुतिन के आगे एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। अब होता क्या है, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रशिया में कोई भी 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था। लेकिन पुतिन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं। 2008 में प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ते हैं और अपने एक किसी चमचे को प्रेसिडेंट बना देते हैं और जो प्रेसिडेंट का पावर रहता है वो अपने पास ही रखते हैं। लेकिन जब 2012 में पुतिन वापस से प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो प्रधानमंत्री का पावर फिर से अपने पास ले लेते हैं और 8 साल तक वो प्रेसिडेंट बने रहते हैं। अब 2020 में जब फिर से चुनाव आते हैं तो रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फिर से वो 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे। तो वो इस बार करते क्या हैं, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही अमेंडमेंट कर देते हैं और वो कहते हैं कि अब वो 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई रोकना नहीं चाहता था, सच ये बात है कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। जो उनको रोकने की कोशिश करता था वो उनको करप्शन के चार्जेस में जेल में डाल देते थे या फिर उनका किसी सीक्रेट तरीके से एनकाउंटर कर देते थे। अब देखो दोस्तों, पुतिन के पास वैसे तो बहुत सारा पावर है, लेकिन उनमें से वो सिर्फ 3 ही पावर ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। पहला तो वो अपने आर्मी को कंट्रोल में रखते हैं, दूसरा वहाँ के न्यूज चैनल को अपने कंट्रोल में रखते हैं और तीसरा सबसे बड़ा पावर उनके पास एक बहुत ही बड़ा साइबर आर्मी है। ऐसा भी कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में इन्हीं का ही हाथ था। सोचो दोस्तों, इस एक इंसान के कहने से 6000 से ज्यादा न्यूक्लियर पावर हमेशा रेडी रहता है, जो दुनिया के किसी भी कोने में सिर्फ 10 मिनट में पहुंच सकता है। दोस्तों, आज के समय पुतिन को पूरे 24 साल हो चुके हैं रशिया में राज करते हुए। हालांकि उन्होंने अपने पहले टेन्योर में सबसे ज्यादा ध्यान दिया था अपने देश के ऊपर, और वो जैसे ही दूसरी बार प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो बहुत खतरनाक काम करना चालू कर देते हैं। 2008 में जॉर्जिया के ऊपर हमला कर देते हैं, फिर 2011 में लीबिया के ऊपर और 2014 में यूक्रेन का जो एक शहर है क्रीमिया, उसके ऊपर हमला कर देते हैं और फिर 2022 में पूरी तरह से यूक्रेन के ऊपर हमला कर देते हैं और आज के टाइम पर भी ये वॉर चल ही रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि पुतिन कभी भी खाली नहीं बैठते, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनका देश किसी देश के साथ वॉर में है तो उनकी जनता उनके सरकार से सवाल नहीं पूछेगी। और यही टैक्टिक बहुत सारे देश अपनी पार्टी को बचाने के लिए करते हैं। इसीलिए पुतिन भी अपने अगल बगल देशों से लड़ाई करते रहते हैं ताकि उनके देश के लोग इन्हीं सब चीजों में बिजी रहें और उनसे सवाल ना पूछे। तो दोस्तों, आई होप कि व्लादिमीर पुतिन की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।